213 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं। और पहले ही दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है, लास्ट पार्ट रहने वाला है। 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का पार्ट 1 भी आ चुका है, तो उसमें जो क्वेश्चन बताए उन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। तो उसके साथ ही वस्तुनिष्ठ भी मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ। ओके, वस्तुनिष्ठ की वीडियो आ चुकी है। तो क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा। 12th इकोनॉमिक्स एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के नाम से प्लेलिस्ट है। ओके, 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर में, सीमांत उपयोगिता हास नियम का महत्व बताइए। सीमांत उपयोगिता हास नियम का महत्व 4 नंबर का, तो 4 पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करना है तो हेडिंग आपको मैन उसकी तैयार कर लेना है। उपभोक्ता की बचत में इसमें महत्व बताया जा रहा है, फिर मूल सिद्धांत में महत्व, मांग के नियम के आधार पर इसमें महत्व बताया जा रहा है, फिर कर्ण प्रणाली के आधार पर दिया हुआ है। तो इनके आधार पर आपको क्या है, सीमांत उपयोगिता हास नियम का महत्व बताया जा रहा है। अच्छे से आपको यहाँ तैयार कर लीजिएगा, क्रम से आपका दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मांग की लोच के महत्व को लिखिए। मांग की लोच के 4 महत्व, तो मूल्य सिद्धांत में महत्व, वितरण के सिद्धांत में महत्व, यातायात उद्योग में महत्व और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। सिंपल दिया है। मांग की लोच के महत्व पूछा जाए तो मूल्य सिद्धांत में महत्व, वितरण के सिद्धांत में महत्व, यातायात उद्योग में महत्व और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। अब किस प्रकार से ये मांग की लोच का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व है, यातायात में महत्व, वो एक बार बस आपको पढ़ लीजिएगा, तैयार आपका हो जाएगा। तो मैंने आपको हेडिंग तैयार कर लेना है, बाकी चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। समझ लीजिएगा तो अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे, और हेडिंग बस आपको यहाँ याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, पिछली वीडियो की जो 4 नंबर की वीडियो में आपको बता रहे क्वेश्चन, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन कवर किए थे। बिल्कुल सिंपल रहता है, 4 नंबर में आ जाता है। इसमें क्या किया जाता है, हमें उत्पादन फलन एक सूत्र दिया जाता है, उत्पादन फलन के सूत्र दिया जाता है, फिर हमें अधिकतम संभावित निर्गत ज्ञात करना पड़ता है। ओके, अब यहाँ एल और के नहीं रहता है, एल और के नहीं है, तो एल और के हमें क्या मान दिए जाते हैं, बस इसकी अगर मान मिल गए वैल्यू पुट कर देना, आंसर आपका आ जाता है। जैसे 2 हमें क्वेश्चन दिए हैं, पहले में एल बराबर 4 इकाई है, के बराबर 0 इकाई है, तो बस आपको क्या करना है, ये हमें क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें हमें क्या है एल और के आपको क्या है वैल्यू पुट कर देना है, तो आंसर आपका निकल आएगा। इसी बार से दूसरे वाले में 16 इकाई है, 2 इकाई है, के की बराबर 2 इकाई, एल बराबर 16 इकाई है, उनका आपको यहाँ मान रखना है, आपका यहाँ आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है लागत की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में समझाइए। तो लागत उस व्यय को कहते हैं जो उत्पादक द्वारा कारकों आगतों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी अथवा गैर कारकों आगतें जैसे कच्चा माल एवं ईंधन को खरीदने के किया जाता है। अब लागत और फलन की संकल्पनाओं को अभी आपको समझाना है, तो वो भी आपको यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से आप क्या समझते हैं। पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले जीएसटी कितनी श्रेष्ठ है। तो पहले आपको वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में बताना है। तो जीएसटी कब लागू हुआ, पहले तो आपको यही याद होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था थी। यह कर वस्तु एवं सेवा कर उत्पादन को सेवा प्रदायकों को सीधे ही वस्तु और सेवाओं की पूर्ति पर लगाया गया एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर था। यह एक ही प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही दर पर वाला पूरे भारत में लागू था। फिर पुरानी कर व्यवस्था में मुकाबले जीएसटी की श्रेष्ठता के किस प्रकार से था, वो 4 पॉइंटों के माध्यम से समझाया जा रहा है। नेक्स्ट, सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, व्याख्या कीजिए। जो सार्वजनिक वस्तु होती है वो सरकार के द्वारा ही जनता को मिलनी चाहिए, इसकी आपके बारे में बताना है। तो सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तु को कहा जाता है जिनकी कीमत का निर्धारण बाजार की कीमत तंत्र द्वारा नहीं हो सकता। इनकी संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा व्यक्तित्व उपभोक्ता और उत्पादकों के बीच सा व्यवहार से नहीं होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, सड़क, लोक प्रशासन आदि। सार्वजनिक वस्तुएं सरकार द्वारा ही क्या है प्रदान की जानी चाहिए। क्यों प्रदान की जाइए, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ किसी उपभोक्ता विशेष तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि क्या इसका लाभ क्या है सबको मिलता है। क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए सार्वजनिक उद्यान या वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जाने चाहिए। इसका लाभ क्या सभी को मिलता है, भले ही वे इसका भुगतान करें या ना करें। फिर ये वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती हैं, जो सरकारी वस्तुओं में होते हैं वस्तुएं वो प्रतिस्पर्धी नहीं होती, क्योंकि एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को उपभोग को कम किए बिना इसका भरपूर प्रयोग कर सकता है।
नेक्स्ट, असंतुलित व्यापार संतुलन में सुधार के कोई 4 उपाय बताइए। असंतुलित व्यापार में संतुलन के कोई सुधार में आपको उपाय बताने हैं। तो निर्यात में वृद्धि करना, आयातों में कमी करना, फिर मुद्रा अवमूल्यन, विनिमय नियंत्रण। तो ये हैं आपके क्या है सुधार के उपाय। तो तैयार आपको करके रखना है। फिर नेक्स्ट है लोचपूर्ण विनिमय दर के गुण, उसी आप उसके पक्ष में तर्क दीजिए। तो पक्ष में तर्क बताइए, गुण बताइए। अब लोचपूर्ण विनिमय दर को क्या है परिवर्तनशील या तीतरी दर भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में आ सकता है तेतरी विनिमय दर के गुण बताइए, ओके, लाभ बताइए, उसके पक्ष में तर्क दीजिए, या लोचपूर्ण विनिमय दर के गुण उसके पक्ष में तर्क। ओके, तो एक ही बात रहने वाली है। तो देख लेते गुण कौन कौन से। पहला है भुगतान संतुलन में साम्य, दूसरा है स्वतंत्र आर्थिक नीति। लोचपूर्ण विनिमय दर की दशा में अन्य राष्ट्रीय हितों जैसे राष्ट्रीय आय, मूल्य स्तर आदि की उपेक्षा किए बगैर भुगतान संतुलन में साम्य स्थापित कर सकना संभव होता है। स्वतंत्र आर्थिक नीति में विनिमय दर में लोचता होने पर कोई देश अपनी घरेलू आर्थिक नीति को स्वतंत्रपूर्ण बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मौद्रिक नीति का स्वतंत्रता पूर्वक क्रियान्वयन और नेक्स्ट पॉइंट है अधिमूल्यन और अवमूल्यन। तो ये आपके दिए हुए हैं लोचपूर्ण या तीतरी या परिवर्तनशील विनिमय दर के गुण, उसके पक्ष में तर्क। नेक्स्ट है मांग का नियम लागू होने के कोई 4 कारण बताइए। मांग का नियम जो लागू होता है उसके 4 कारण आपको बताने हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, फिर प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन। ये आपके मांग का नियम लागू होने के कोई 4 कारण। सीमांत उपयोगिता में ह्रास, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। पहले तो आपको हेडिंग तैयार करना और उनके बारे में दिया हुआ है। ओके, और ये पूरा थ्योरी है, ऐसा नहीं कि जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको एग्जाम में लिखने से अपने हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एक बार आपको पढ़ के समझना है किस प्रकार से ये पॉइंट से आय का प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, मांग के नियम को लागू होने के कारण है। नेक्स्ट है लोचदार मांग तथा ब्लोचदार मांग को संक्षेप में समझाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है क्वेश्चन। लोचदार मांग को और ब्लोचदार मांग को आपको समझाना है। पहले दिया लोचदार मांग। ओके, लोचदार मांग क्या है, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है, तब ऐसी वस्तु की मांग क्या है लोचदार कही जाती है। और उदाहरण के लिए भी आपको उदाहरण के साथ समझाया जा रहा है, तो इसे तैयार करके रखिएगा। और ऐसी लोच की इकाई के बराबर E-1 भी लोच भी कहते हैं। और उसे आपका डायग्राम के साथ बताया जा रहा है, ये पूरा चित्र बनाया जा रहा है लोचदार मांग का, और उसको समझाया भी जा रहा है चित्र को। फिर ब्लोचदार मांग के बारे में पूछा जा रहा है, तो जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, ऐसी मांग को हम क्या ब्लोचदार मांग कहते हैं। फिर उदाहरण के साथ यहाँ बताया जा रहा है कि यदि वस्तु की कीमत 40% की वृद्धि होती है परंतु मांग की मात्रा केवल 10% में कमी हो जाती है, इसे हम क्या ब्लोचदार मांग कहेंगे। फिर इसे भी चित्र सहित आपको बताया जा रहा है, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका श्रम का औसत उत्पाद अनुसूची देती है, तदनुरूप श्रम का कुल उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद अनुसूची निकालिए। यह दिया गया है कि श्रम के शून्य रोजगार स्तर पर कुल उत्पादन भी क्या शून्य है। देख लेते हैं तालिका। तो हमें यह तालिका दी हुई है। ओके, क्रम से हमें यहाँ दिया हुआ है APL, यानी हमें यहाँ दिया हुआ है औसत उत्पादन अनुसूची भी दी हुई है। तो हमें क्या निकालना है, हमसे कहा जा रहा है कुल उत्पादन और सीमांत उत्पाद निकालने के लिए। ओके, तो हमें दिया है APL दिया हुआ है, यानी औसत उत्पाद दिया है, कुल उत्पाद TP यानी सीमांत उत्पाद MP हमें निकालना है। तो कैसे आपको निकलने वाला है, जिसे आप देखिए। ओके, तो पिछली वीडियो में आपको समझाया था कुल उत्पाद कैसे निकालना पड़ता है, ऐसे यहाँ तो सूत्र लिखा ही नहीं है। कुल उत्पाद निकालने के लिए आपको करना है औसत उत्पाद में से इकाई का गुणा कर देना, 2 एकम 2 जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, 4.25 का आप 4 में गुणा करेंगे 17 और 5 चौको 20 हो जाएगा, 3.5 का आप गुणा 6 में करेंगे तो 21 आएगा। तो इस प्रकार से कुल उत्पाद निकालना पड़ता है। सीमांत उत्पाद कैसे निकालना पड़ता है, तो सीमांत उत्पाद में क्या होता है, आपको सीमांत उत्पाद में से आपको अगले जो कुल उत्पाद दिया है, अगली इकाई वाला कुल उत्पाद, उसकी पहली वाली इकाई के कुल उत्पाद से घटा देना पड़ता है। जैसे यहाँ 2 का 2 हो गया, फिर 6 में से आप 2 घटाएंगे 4, 12 में 6 घटाएंगे 6, 17 में से आप 12 घटाएंगे तो 5, 20 में से आप 17 घटाएंगे 3, 21 में से 20 घटाएंगे 1। इस प्रकार से ओके सिंपल आपका रहने वाला है। अगर आपके बार से पता हो कि किस प्रकार से हमारा निकाला जाता है कुल उत्पाद, औसत उत्पाद से और इकाई से, सीमांत उत्पाद कैसे निकालना पड़ता है, तो कुल उत्पाद से आसानी से आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको क्या तैयार करके रखना है कि निम्नलिखित तालिका में एक फर्म के लिए कुल
लागत अनुसूची देती है। यह दिया गया है कि औसत स्थिर लागत निर्गत की 4 इकाइयों पर 5 रुपये है। कुल परिवर्ती लागत, कुल स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत, औसत स्थिर लागत, अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत, अनुसूची फर्म के निर्गत तदरूप मूल्यों को निकालिए। इन सबको निकालना, कई चीज़ें यहाँ निकालने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो अब बस में इसमें यही सब निकालना आसान होता है, तो यहाँ सॉल्व करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि गुणा भाग यहाँ डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। डिफिकल्ट आपको क्या रहेगा कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है सबका तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। कुल परिवर्ती अनुपात निकाल कहा जा रहा है, TBC, ओके। फिर इसके बाद कुल स्थिर लागत भी निकाला जा रहा है, तो उनका फॉर्मूला भी यहाँ दिया हुआ है। फिर औसत परिवर्ती लागत ABC दिया हुआ है, औसत स्थिर लागत। तो ये सब कैसे निकालना पड़ता है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला भी यहाँ इसलिए मेंशन किए गए हैं और उसके आधार पर निकाला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकारी बजट में राजकोषीय घाटा की अवधारणा समझाइए, इससे क्या पता चलता है। राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के व्ययों तथा राजस्व और उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों से है। अन्य शब्दों में राजकोषीय घाटा कुल व्यय, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। फिर यहाँ आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। राजकोषीय घाटा की आपको क्या है, फॉर्मूला पूरा दिया हुआ है, किस तरीके से यह निकाला जाता है। नेक्स्ट राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। तो यह संबंध दिया हुआ है, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध। तो राजस्व घाटा किस प्रकार से निकाला जा रहा है, पूरा यहाँ क्या है, पूरी संबंध तालिका एक बार से बनाई गई है। जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम राजस्व घाटा कहते हैं। फिर उसके बारे में यहाँ पूरा संबंध बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, स्थिर विनिमय दर का अर्थ स्पष्ट करें। स्थिर विनिमय दर के प्रणाली के आपको गुण और दोष दोनों चीज बतानी है। पहले स्थिर विनिमय प्रणाली क्या होती है। स्थिर विनिमय दर वह दर है जिसमें किसी देश की मुद्रा का मूल्य किसी विदेशी मुद्रा या सोने जैसी स्थिर वस्तु से सरकार द्वारा एक निश्चित दर पर तय किया जाता है। ये हो जाता है आपका स्थिर विनिमय दर। अब इसके आपको गुण भी बताने हैं, दोष भी बताने हैं। दो आप गुण बता दिए, दो दोष। तो गुण दिए हुए पहले, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आयातकर्ता निर्यातकर्ता को यह विश्वास रहता है कि इसमें परिवर्तन नहीं होता है और उन्हें हानि नहीं उठानी पड़ेगी। अतः स्थिर विनिमय दर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन के रूप में विकसित होता है, उसमें जोखिम की संभावना नहीं होती है। फिर स्थिर विनिमय दर प्रणाली सरकार को अधिक नम्यता प्रदान करती है और उन्हें विदेशी मुद्रा के विशाल कोषों का स्टॉक नहीं रखना पड़ता है। फिर इसके दोष भी बताने हैं। तो दोष है, विनिमय दर को स्थिर रखने के प्रयत्न में जब देश की मुद्रा दुर्लभ हो जाती है या दुर्बल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो उसका अवमूल्यन करना आवश्यक होता है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दोष आपका है कि अवमूल्यन अधिक हो जाने की दशा में विदेशी व्यापार तथा भुगतान संतुलन प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यह है आपके स्थिर विनिमय दर के बारे में। फिर स्थिर विनिमय की दर के गुण और दोष। नेक्स्ट और लास्ट आपको तैयार करना है यहाँ अदायगी संतुलन या भुगतान शेष। तो अदायगी संतुलन जिसे हम क्या है, भुगतान शेष भी कहते हैं, सदैव संतुलित रहता है। इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जो भुगतान शेष सदैव संतुलित होता है। यदि किसी स्थिति में इसमें असंतुलन होता है तो इसे या तो समायोजित मदों द्वारा या उधार तथा परिसंपत्तियों की बिक्री के द्वारा सही किया जाता है। और इसके बारे में पूरा आपका ये दिया हुआ है। तो किस तरीके से सदैव क्या संतुलित रहता है उसकी व्याख्या की गई है। तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, एक वस्तु की मांग पर विचार करें। 5 रुपए की कीमत पर इस वस्तु की 15 इकाइयों की मांग है। मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़कर 7 रुपए हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग 12 यूनिट गिर जाती है। कीमत लोच की गणना कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस में आ चुका है, 2 बार ये लगातार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसको अच्छे से तैयार करना है। इसमें मैंने आपको क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। मांग की कीमत लोच बराबर होता है वस्तु के लिए मांग में प्रति परिवर्तन बटे वस्तु के लिए कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला रहने वाला है। ये फॉर्मूला आपको इतना याद रखना चाहिए, वैल्यू आपको रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट, स्थिर विनिमय दर के पक्ष में तर्क कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन, पूंजी निर्माण, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन और विनिमय व्यवस्था। ये है स्थिर विनिमय दर के पक्ष में तर्क। तो इसे आपको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद पैमाने के प्रतिफल का अर्थ एवं अवस्थाओं का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये आपको देखना है। पैमाने के मैंने 2 होते हैं अवस्थाएं, एक पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का घटता प्रतिफल। तो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल को बताया जा रहा है चित्र सहित, पैमाने घटता प्रतिफल बताया जा रहा है। ये पैमाने घटता प्रतिफल। और तीसरा होता है पैमाने का स्थिर प्रतिफल। तो स्थिर प्रतिफल के बारे में दिया है और उसका डायग्राम दिया हुआ है।
इस प्रकार दोस्तों हमने 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों तक कवर कर लिए हैं और इससे पहले 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले बता चुका हूँ, वस्तुनिष्ठ भी अभी कवर करा चुका हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।